वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट जो है वो सब टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब इस टॉपिक के अंदर आपने जो है पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फेज, टाइम पीरियड, आरएमएस वैल्यू, इनके बारे में आपने पढ़ना है। अब ये देखें, सबसे पहले जो है मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आपने अभी जो है मेरे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले हम देखते हैं जी, देखें फ्रॉम एसी जनरेटर। अब जो आपके पास अल्टरनेटिंग का जो सोर्स है वो है एसी जनरेटर। ये याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ वोल्टेज लेवलिंग है, वोल्टेज अप करना, वोल्टेज डाउन करना, ठीक है। असल में जो एसी का सोर्स है वो कौन सा है, वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। तो ये करंट जनरेटर के पास से हमारे पास जो है वो इक्वेशन आती है वोल्टेज की, V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। अब ये जो है V इंस्टेंटेनियस, ये है वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। V नॉट क्या है, ये होती है पीक वैल्यू, ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब ये है कि जो आपके पास वोल्टेज जो आपको मिलती है एसी जनरेटर से, वो साइनोसाइडल फंक्शन है, वो साइन फंक्शन है, ठीक है। और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज होती है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर दें तो V इंस्टेंटेनियस आ गया V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जबकि ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी जो है ये इंस्टेंटेनियस टाइम। अब हमने कहा जी जो ओमेगा है, ओमेगा के आगे हमारे पास फर्दर टू रिलेशन है, 2 पाई ओवर टी, कैपिटल टी ये टाइम पीरियड को शो करता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये एफ जो है फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हमने कहा जी कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो ये अब आपके पास देखें जी, ये आपके पास एक फार्मूला, ये आपके पास 2 फार्मूले, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला, ये आपके पास 4 फार्मूले बन गए हैं। तो आपने इन 4 फार्मूलों को अच्छी तरह से देखना है। आपकी जो क्वेश्चन डोमेन है वो इन 4 फार्मूलों से बनेगी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पैरामीटर पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कौन सा जो है फार्मूला हमने कब अप्लाई करना है। V इंस्टेंटेनियस बता दिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज, V नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, थीटा फेस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल टी जो है ये इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड। अब ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखें जी, यहाँ पे मैंने जो है एक साइन वेव बनाई है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिया हुआ है, आप करंट भी ले सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। पहले मैं इससे जो है आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इस वेव फॉर्म को गौर से देखो और देखो कि जब आपके पास एंगल जो है वो 0 डिग्री है तो वोल्टेज भी 0 है। जब एंगल 90 है तो आपके पास पॉजिटिव पीक वैल्यू आती है, हमने कहा जी प्लस V नॉट। जब एंगल 180 है तो दोबारा 0, 270 है तो माइनस पीक आ गई, 360 है तो दोबारा 0 हो गया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। अब ये देखें जी, अगर इंस्टेंटेनियस टाइम 0 है तो वोल्टेज भी 0 है, ठीक है। जब टाइम T/4 है तो आपको पॉजिटिव पीक मिल रही है। तो ये MCQ ऐसे भी आता है कि पॉजिटिव पीक किस टाइम पीरियड पे आएगी या किस टाइम की वैल्यू पे आएगी, तो आपने कहना है जब स्मॉल t होगा कैपिटल T/4 के, ओके। T/4 पे आपके पास पॉजिटिव पीक आएगी। अगर टाइम T/2 हो जाए तो दोबारा 0, ये आप देख सकते हो। जब टाइम 3T/4 हो तो अब आएगी नेगेटिव पीक, ओके। तो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जी नेगेटिव पीक कब आएगी, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आएगी, तो आपने कहना है 3T/4। उसके बाद अगर स्मॉल t कैपिटल T के इक्वल हो जाए तो आपने कहा जी वैल्यू दोबारा जो है वो 0 हो जाएगी। ये आप वेव फॉर्म देख सकते हो, ओके। अब उसके बाद है जी कुछ स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस सारे ही MCQs हैं, याद रखिएगा। इनको आप अगर याद कर लोगे तो आप इसको जो है बड़े आराम से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप एक मैथमेटिकल स्टेप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपने याद करने हैं, ये आपने क्रैम करने हैं। और ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था, याद करो, उस लेक्चर को भी जाके देखिएगा, वही सेम बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यहाँ पर V इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक वैल्यू का हाफ हो जाए तो हमने ये बताना है कि उस टाइम क्या होगा और फेज़ क्या होगा। तो अगर V नॉट बाई 2 है तो टाइम होगा T/12 और फेज़ होगा 30 डिग्री। याद रखो, ये आपके देखें 2 MCQ हो गए।
अगर वी नॉट ओवर √2 आ जाए, यही अगली बात कि अगर वी नॉट ओवर √2 आ जाए तो फिर हमने कहा जी टाइम होगा t/8, एंगल होगा 45 डिग्री। अगर v इज इक्वल टू √3/2 वी नॉट आ जाए तो हमने कहा जी अब टाइम होगा t/6 और फेज होगा 60 डिग्री। अगर v इज इक्वल टू वी नॉट हो जाए तो हमने कहा जी टाइम होगा t/4 और थीटा होगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास जो है आप देख लें 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन जो हैं, 8 क्वेश्चन 8 MCQs आपके यहाँ से सॉल्व होते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि वेरिएशन क्वेश्चन में वो दे सकता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा है V0/2, वो आपको सिंपल ये सवाल दे सकता है जी कि एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है कि जिसकी पीक वोल्टेज की वैल्यू है जी 100 वोल्ट बिलफर्स, तो आप वो इंस्टेंट बताएं कि जब उसकी वोल्टेज जो है वो 50 होगी, तो आपने कहना जी t/12, या वो ये कहेगा जी फेज बताएं कि जब वो अपनी मैक्सिमम के हाफ वोल्टेज पे पहुंचता है, तो आपने कहना है 30 डिग्री। ओके, अब जितना ये मैंने समझाया है सेम सारा यही करंट के लिए है, तो जहां जहां V आ रहा है उसको I से रिप्लेस कर दो, तो ये सारी जो क्वेश्चन डोमेन है ये करंट के लिए बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने 4 फार्मूले पढ़े, तो यहाँ पे V की जगह I कर दो, तो ये आपके पास 4 फार्मूले जो हैं वो करंट के आ जाएंगे। करंट भी साइनोसाइडल, वेव फॉर्म भी यही, ठीक है। 4 फार्मूले यहाँ से, उसके बाद देखें जी 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन यहाँ से, 18 मल्टीप्लाई बाय जो है 18 + 18 करोगे तो 36 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ तक जो है वो होते हैं। समझ आ गई बात ये नहीं आई? तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें गलत नहीं करनी। अब आगे आ जाओ, एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल। हम कहते हैं जी कि जनाब हम जब एवरेज वैल्यू लेते हैं करंट या वोल्टेज की एक साइकिल में तो उसका आंसर आता है 0। वो कैसे कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव पीक है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पीक है, तो जब आप इनको सम करते हो तो आपके पास आंसर आता है 0। अगर वोल्टेज लोगे वो भी 0, करंट आएगा वो भी 0। तो इसका मतलब यह है कि सर्किट में कोई करंट और वोल्टेज ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर होगा क्या हम पीक वैल्यूज़ लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि देखें ना यहाँ पे आपने पीक वैल्यूज़ ली है V0 - V0 + I0। इसका मतलब यह है कि सर्किट के अंदर हमने पीक वैल्यूज़ को जब हम उनकी एवरेज लेते हैं तो आंसर 0 आता है। तो फिर अब हम क्या करें? हमने कहा जी हमें फिर कोई ऐसी वैल्यू चाहिए सर्किट में जो कांस्टेंट रहे, जो चेंज ना हो। अब ये देखो, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है, ये भी आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास आता है एक MCQ। वो MCQ ये है कि पोलैरिटी चेंजेस ओवर अ साइकिल वंस, के एक साइकिल में पोलैरिटी एक दफ़े चेंज होती है। तो बच्चे कहते हैं जी देखें जी यहाँ भी चेंज नहीं, ये आप इसको गौर से देखो, एक साइकिल में पोलैरिटी जो है वो एक दफ़ा ही चेंज होगी, ये आपने भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पोलैरिटी चेंजेस वंस इन अ साइकिल, ये लाजमन आपने ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया? बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अब ये देखो, ये आपके पास जो है V0, ये वेव फॉर्म मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आपके पास पीक वैल्यू है। अब ये जो मैंने बनाई है डॉटेड लाइन, ये है RMS वैल्यू। अब ये RMS वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जरूरत क्यों पेश आती है? तो हम सिंपल ये कहते हैं कि एवरेज वैल्यूज़ तो 0 हैं, लेकिन सर्किट के अंदर जो है वो करंट जो है फ्लो कर रहा है, वोल्टेज भी है, क्योंकि सर्किट पावर जो है वो आपको दे रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि सर्किट के अंदर पीक वैल्यूज़ जो हैं वो फ्लो नहीं करेंगी, बल्कि कोई ऐसी वैल्यू फ्लो करेगी जो कांस्टेंट रह रही है। तो हमने कहा जी वो कांस्टेंट रहने वाली चीज़ RMS है। तो RMS को हम बोलते हैं DC ऑफसेट, ये इसके इक्वल भी होता है, MCQ आ सकता है। RMS जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती। ये आप लाइन देख रहे हो, ये बिल्कुल सीधी है। तो RMS इज जस्ट लाइक DC। RMS क्या होता है? RMS होता है 70% ऑफ पीक वैल्यू दैट फ्लोस कॉन्स्टेंटली। ये अगला MCQ है कि RMS को आप क्या बोलते हो? तो हम सिंपल RMS को बोलते हैं कि ये 70% ऑफ पीक वैल्यू है जिसने कॉन्स्टेंटली फ्लो करना है सर्किट के अंदर। VRMS नॉट इक्वल टू 0, IRMS ओवर अ कंप्लीट साइकिल नॉट इक्वल टू 0। ये अगले MCQs आ गए। अब VRMS से V0 का रिलेशन, तो सिंपल जी अगर आपको पीक वोल्टेज दी हो उसको √2 पे डिवाइड करें तो आपके पास VRMS आ जाएगी। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 70% ऑफ V0। इस तरह जी अगर आपको करंट की पीक वैल्यू दी गई हो, आपने IRMS मालूम करना हो तो सिंपल इसको √2 पे डिवाइड कर दो, तो हमने कहा जी कि आ गया 70% ऑफ I0। बात एक ही। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कैलिब्रेटेड ऑन RMS वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि जब आप एक DC एमीटर को इस्तेमाल करोगे AC सर्किट में तो DC एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा।
हालांकि डीसी एमीटर को तो सिर्फ डायरेक्ट करंट जो है वो मेजर करना चाहिए, तो एसी सर्किट में ये कैसे डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो हमने कहा जी कि एसी सर्किट्स के अंदर अब पीक वैल्यूज़ फ्लो नहीं कर रही, आरएमएस वैल्यूज़ फ्लो कर रही हैं जो कि कांस्टेंट हैं, और इन्होंने ही अब जो है वो सर्किट को संभालना है। यही वजह है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इस तरह से कैलिब्रेटेड है कि उसने आरएमएस वैल्यू को बताना है। तो इसलिए जो डीसी एमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा एसी करंट्स के अंदर। एंड पे जनाब देखिएगा बहुत ही जो है वो एक अहम बात है, पीक टू पीक वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज होती है 2V0। अच्छा, यहाँ भी एक मिसकंसेप्शन है, ये 2V0 तब लेना है जब आपके पास ऊपर वाली और नीचे वाली पीक की वैल्यू सेम हो। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बिलफर्ज ये मेरे पास एक पीक है, देखो यहाँ पे है 2 वोल्ट बिलफर्ज, और यहाँ पे मेरे पास है जी -2 वोल्ट। तो अब एक बच्चा कहेगा जी इसकी जो पीक टू पीक वैल्यू है जी वो होगी 0, क्योंकि वो इन दोनों को ऐड कर रहा है। तो आपने जब पीक टू पीक वैल्यू लेनी है तो आपने इस नेगेटिव साइन को नहीं कंसिडर करना, आपने इसको पॉजिटिव ही लेना है, ये बात भूलनी नहीं है। तो फिर पीक टू पीक हम कहते हैं जी 4 वोल्ट होंगे, ओके, इसलिए हम कहते हैं 2V0। लेकिन बिलफर्ज अब बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन है कि जिनमें जो है वो डिफरेंट वैल्यू होती है, ऊपर पीक कुछ और होती है, नीचे पीक कुछ और होती है, तो सिंपल उन केसेस में आपने दोनों को एडअप कर देना है। वंस अगेन जो नेगेटिव वाली है उसका आपने साइन नहीं लेना, आपने उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने जो है वो एसी करंट की हमने पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी हमने क्वेश्चन डोमेन डिस्कस की है। अब इसी लेक्चर के साथ मैं आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा इस टॉपिक की, जिसके अंदर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन के जो है कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स के, फैराडेज लॉ के, मोशनल ईएमएफ के, लेंजेस लॉ के, और जो मैंने आज पढ़ाया है इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको जो है इस यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज रखे हैं। अच्छा, अब इन एमसीक्यूज में मेरी आवाज़ नहीं होगी, ये सिर्फ जो है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है। आपको एक क्वेश्चन जो है वो 10 सेकंड्स के लिए नज़र आएगा, उसका आंसर भी जो है वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने इनको खुद सॉल्व करना है और मुझे आपने इनका सोल्यूशन सेंड करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपसे काम करवाया जाए। तो अब आइंदा से ऐसे ही होगा कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपने उससे खुद सॉल्व करना है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे कोई इशू होगा, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़।